हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले क्लास 12 के फिजिक्स का मॉडल सेट 2 किसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर का देखने वाले टोटल क्वेश्चनों की संख्या 20 होगा, जिसमें हमें एग्जाम में 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, लेकिन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से चलने वाला है, तो वीडियो क्लास तक देखते रहिएगा। मॉडल सेट 2 होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या तो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 20 होगी, क्योंकि मॉडल सेट चल रहा है। मॉडल सेट में आपको 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समविभवीय तल के दो गुणों को लिखे, यानी कि समविभव तल जो होता है उसके दो गुण दो प्रॉपर्टी के लिखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन देख रहे होइएगा कि समविभवीय तल के दो गुणों को लिखे। तो फर्स्ट गुण यह होता है कि जो भी समविभव तल होता है ना, उसके प्रॉपर्टी जो होता है वह कहता है कि समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर कोई यहाँ पे तल है, कोई सरफेस है, समविभव तल है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होता है। यानी कि कोई तल है, यह मान लीजिए इस पर प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र के जो दिशा जो होता है ना, तल के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तल के क्या होता है, लंबवत, यानी कि वह परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे देख सकते हैं समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य होता है। यानी कि जो कोई संभव तल है, मान लीजिए यहाँ पे यह है, इसके एनी पॉइंट कोई भी बिंदु पर ले जाइएगा, उसका विभव पोटेंशियल के मान जो होता है इसके लिए वो शून्य होता है, जीरो होता है, उसी को समविभव तल कहते हैं, ठीक ना। तो इसका दो प्रॉपर्टी इस प्रकार से है, समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होता है। और सेकेंड पॉइंट इसका इस प्रकार से, समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, यानी कि इक्वल होता है। ये दो पॉइंट था। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप देख सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका जो प्रॉपर्टी लिखना है पोटेंशियल का, और आराम से देख सकते हैं, ठीक ना। जो पोटेंशियल प्लेन है उसके आप लोग प्रॉपर्टी लिखना है, दो मतलब प्रॉपर्टी लिखना है, आराम से आप लिख सकते हैं बहुत इजी तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो भी क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से है, क्या चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक एवं बीमीय सूत्र लिखे। देखिए मेरा एसआई यूनिट वाला जो वीडियो नहीं देखे जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको एसआई मात्रक का टोटल फिजिक्स का जो टोटल फिजिक्स में 12th क्लास के फिजिक्स में जितना एसआई मात्रक पढ़ना है ना, आपको टोटल 35 या 40 क्वेश्चन का वीडियो बना रखे हैं। उसका लिंक आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, केकेजी क्लासेस सर्च करके, ठीक ना। वहाँ पे ज्वाइन कर आपको मिल जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक तथा बीमीय सूत्र लिखना है। ये आपको 2 मार्क्स में मिलता है। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक की बात करें तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और चुंबकीय आघूर्ण का बीमा जो होता है, डायमेंशन जो होता है इसके लिए वो होता है AL स्क्वायर होता है, AL स्क्वायर होता है। बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या पूछा जाएगा। ऑप्शन देगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर, इस प्रकार से ऑप्शन देगा, तो वहां पे एम्पियर मीटर स्क्वायर मारिएगा, जो कि आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, और सब्जेक्टिव में आपको एक साथ दोनों पूछेगा, बीमीय सूत्र और एसआई यूनिट दोनों पूछता है। तो यहाँ पे बीमीय सूत्र की बात करें तो एल स्क्वायर होता है, ये जरूर याद रखिएगा। एल यहाँ पे ए जो होता है, यहाँ पे ए तो ए है, और यहाँ पे लंबाई मीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल की बात है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियमों के लिए। बहुत यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, उसका क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखे होइएगा, और एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया, पूछा जाता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं, यह 3 नंबर जो क्वेश्चन है। एक और बात, इसका अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो लिंक एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर लिंक लिखा होगा मॉडल सेट जो सब्जेक्टिव डाउनलोड, उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक ना। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना आवश्यक है, केकेजी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसे लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो लेंस का नियम है लिखे। लेंस का नियम पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंस के नियम को लिखे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जब किसी कुंडली से संबंधित या संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है।
तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होता है कि वह प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है, उसी को लेंज का नियम कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपको 2021-2020 के एग्जाम में देखने को मिला था कि लेंज का नियम क्या है। एक पूछता है लोरेंज बल अलग होता है, लेंज का नियम अलग होता है। तो लेंज का नियम क्या कहता है, जब किसी कुंडली से संबंध या संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, तो उसमें क्या होता है, चेंज होता है, तो परिवर्तित होता है, तो कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग शॉर्ट में EMF भी बोलते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स कहा जाता है। देख सकते हैं, इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स कहा जाता है। तो जब कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, क्या होता है, प्रेरित हो जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स, प्रेरित इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स जिसको शॉर्ट में EMF कहा जाता है। तो प्रेरित EMF की दिशा इस प्रकार से होता है, उसका दिशा इस प्रकार से होता है कि वह प्रेरण की कारकों का ही विरोध करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉरेंज बल बोलते हैं। और इसका डिफिनीशन इतना सटीक दिया गया है ना, सो आराम से आप अच्छा नंबर पढ़ के उठा सकते हैं बहुत इजी तरीका से। एक और बात आपके लिए सूचना यह है, चलो आगे बताएंगे, एक बहुत बड़ा सूचना आपके लिए है, बहुत अच्छा है। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, क्वेश्चन है लेजर किरणें की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखें। लेजर लाइट गाना सुने हो जाएगा खूब, लेजर लाइट वाला खूब सुने हो जाएगा, लेजर लाइट, ठीक ना, भोजपुरी गाना लेजर लाइट खूब बारता है सब। तो लेजर लाइट होता है बेसिकली बहुत, देखिए उपयोगी सामान है लेजर लाइट, आप लोग गलत मत समझिए लेजर लाइट, ठीक ना। लेजर लाइट का ऐसा कुछ विशेषता बताया जो उसमें मौजूद है, वह क्या होता है, सभी तरंगे समान कला में होता है। उसमें जो होता है, सभी जो तरंग होता है वो समान कला में होता है, सभी तरंग का लंबाई होता है, यानी कि सभी तरंग समान तरंग लंबाई की होती है, और वह एकवर्णीय होता है। क्या होता है बेसिकली, जो लेजर प्रकाश होता है, जब कोई लेजर लाइट बारता है तो बेसिकली देखिएगा पतला सा एक किरण बहुत दूर तक जाता है, यानी कि उसमें जो भी तरंग है ना समान कला में होता है, यानी कि उसमें इधर उधर नहीं, समान कला में एक साथ रहता है। और उसका तरंग का जो होता है, सभी तरंग समान तरंग लंबाई के होता है, उसमें जो भी तरंग होता है ना वो समान तरंग लंबाई का होता है, उसमें डिफरेंस इक्वल होता है, समान होता है, तभी वह एक वर्णीय दूर तक जाता है। ये 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सभी तरंगे क्या होता है, सभी तरंगे समान कला में होता है, सभी तरंग समान तरंग लंबाई का होता है। ये 2 पॉइंट था लेजर प्रकाश। लेजर लाइट जो होता है, लेजर लाइट वो आप जानते हैं ना, लेजर लाइट तो आप बार बार जानते हैं लेजर लाइट, उसका 2 गुण, 2 प्रॉपर्टी, 2 विशेषताएं को लिखना था। मेन पॉइंट कह सकते हैं, इस प्रकार से आपको 2 लिखना था। बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, कूलम्ब के नियम के 2 सीमाएं लिखें। ये सीमाएं लिखें। देखिए कूलम्ब के नियम जो है बेसिकली उसका सीमा होता है, कुछ कंडीशन होता है। कोई ऐसा नियम नहीं है जिसका सीमा नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसका सीमा नहीं है। कहता नहीं इससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा तो टांग तोड़ दे, मतलब उसका एक सीमा है, उसका एक लिमिटेशन है, ठीक ना। उसका लिमिटेशन है कि आपको व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसका लिमिटेशन क्या है, कूलम्ब्स लॉ का लिमिट क्या है कि यहाँ से यहाँ काम करेगा, यहाँ से यहाँ काम नहीं करेगा। तो देखिए यह एक प्रायोगिक नियम है। सबसे पहला बात, कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो प्रयोग किया गया नियम है, यानी कि वो प्रायोगिक किया गया नियम है, उसे प्रयोग करने के बाद वो लॉन्च किया गया है, तो यानी कि वह प्रायोगिक नियम है। सेकेंड पॉइंट यह है, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, यानी कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो 2 बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। यहाँ पे Q1 Q2 रहता है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है, इसके बीच की दूरी r होता है, तो हम लोग कहते हैं 1/4πε0 Q1/Q2 r², Q1 × Q2/r², ये नहीं होता है कूलम्ब्स लॉ। तो वह केवल बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट के लिए ही क्या हुआ, बेसिकली सत्य होता है, लागू करता है, अन्यथा किसी के लिए लागू नहीं करता है। तो इसका कंडीशन है भाई कि इतना से इतना कीजिएगा तो लागू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यह फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक प्रायोगिक नियम है। सेकेंड पॉइंट क्या है, केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है, क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होता है। सेकेंड इसका मतलब थर्ड पॉइंट यह है कि यह 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, यानी कि 10⁻⁻15 कहने का मतलब है 1/10⁻15, इतना से कम दूरी अगर रहेगा 2 बिंदु के बीच तो यानी कि वो लागू नहीं करेगा। और सोच लीजिए कितना कम दूरी तक लागू कर सकता है, 1/, यहाँ पे 15 को 0 दे दीजिए, इतना 1 में इतना से भाग देने पर जो आएगा वैल्यू वह आपको उससे कम दूरी जब होगा तो कूलम्ब्स का लॉ लागू नहीं करेगा, अन्यथा करेगा। जरूर याद ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट था, यह एक प्रायोगिक नियम है, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया गया लॉ है, रूल है,
और यह क्या बिंदु आवेश के लिए पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है? ये इसमें क्या होता है 10⁻⁻ कम से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। ये थर्ड पॉइंट यानी कि 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ लेना है तो हमारे इस नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, एलईडी क्या है? जो हमारे घर में, आपके घर में जो एलईडी यूज होता है, एलईडी जानते हैं ना, एलईडी जो हमारे घर में यूज होता है, एलईडी क्या है बेसिकली? एलईडी क्या होता है, ठीक है ना, एक प्रकार का, देखिए एलईडी क्या है, एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड या संधि डायोड, जंक्शन को हम लोग संधि भी बोल सकते हैं, हिंदी में संधि, याद रखिएगा। एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड जिसे अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड, अग्र अभिनति को फॉरवर्ड बायस्ड बोलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड बायस्ड, अग्र अभिनति करने पर लगातार विकिरण उत्सर्जित करता है, एलईडी कहलाता है। जब भी हम जब बल्ब को, जो एलईडी होता है, एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड जिसको हम अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड करने पर लगातार प्रकाश को, विकिरण को उत्सर्जित करता है, उसको एलईडी कहते हैं। जैसे हम बल्ब है, कोई बल्ब यहाँ पे लगा, ये एलईडी बल्ब है, हम टमाटर बना दिए, जो क्या बात है। अरे यार फिगर में, ड्राइंग में बहुत हम फेल है यार, मत कहो। देखो इस प्रकार से, चलो बनाने का प्रयास करते हैं। देखो टमाटर बन रहा है मुझसे, चलो ये मान गए, ये तो बोतल बन गया, चलो कोई नहीं, अब संभाल लेना उतना। एलईडी बल्ब है मान लिए, यह सब क्या होता है, ये विशेष प्रकार से डोपित एक पीएन जंक्शन डायोड है, जिसे अग्र अभिनति करने पर, जब इसको हम चार्ज, मतलब जब हम लाइट में इसको देते हैं, अग्र अभिनति करते हैं, इसमें करंट जब देते हैं तो क्या लगातार ये क्या होता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है, जिसे हम लोग लाइट मिलता है, प्रकाशित होता है, इसी को एलईडी बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड जिसे अग्र अभिनति करने पर लगातार विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उसको एलईडी बोलते हैं। बहुत बहुत सटीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। जब भी कोई हम चालक से धारा प्रवाहित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, जब भी कोई भी तार हम लोग यूज करते हैं, देहाती भाषा में समझिए, कोई भी ऐसा तार यूज करते हैं जिसे हम करंट को ये लेते हैं या बल्ब बारने के लिए, कुछ भी, कुछ देर बाद उसको तार को छुएगा तो बेसिकली हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, ये पूछा। देखिए, धारा प्रवाहित होने पर चालक में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जब भी कोई धारा प्रवाहित होता है चालक में, या धारा प्रवाहित होने पर चालक में एक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाता है। क्या होता है, स्थापित हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्थापित हो जाता है, जब भी वो इलेक्ट्रिक जो करंट फॉलो करता है। तो धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, चालक में एक विद्युत क्षेत्र क्या होता है, स्थापित हो जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए जो करंट प्रवाह करता है, इलेक्ट्रॉन ही प्रवाह करता है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से यहाँ पे संपर्क में आगे बढ़ता जाता है, इस प्रकार से वह प्रवाह होता है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्यमान हो जाता है। जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, स्थापित हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विपरीत दिशा में गतिमान, यानी कि गतिमान, गति मतलब क्या होता है, चाल, गतिमान हो जाता है। यह कथा है। गतिमान इलेक्ट्रॉन चालक में, समझिएगा, गतिमान जो इलेक्ट्रॉन है, जो गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, फॉलो कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन, तो गतिमान इलेक्ट्रॉन चालक में क्या कहता है, आयनिक कोर से टकराते हैं। जो भी उसमें आयनिक कोर है, जो गतिमान, बात बिल्कुल सही बात है कि जब भी वहाँ पे बहुत सारा जो वहाँ पे गतिमान जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, आयनिक कोर से टकराएंगे। आयनिक कोर से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन की सतत अभ्यारण समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत, देखिए थोड़ा सा ऐसा वर्ड आता है ना जो कि आप पहली बार सुनते हैं, जिसको याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो सुनने का प्रयास कीजिएगा। जब भी टकराता है तो क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन की सतत अभ्यारण आयनिक कोर ज्यादा कोर से, देखिए समझिएगा, ज्यादा जोर से कंपन करता है। जब भी हम वह मतलब सतत होता है, जो सतत कोई यहाँ पे है, उसमें जो फॉलो कर रहा है, उसमें क्या करता है, वह जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या उससे टकराया,
कोर से वो ज़्यादा जोर से टक्कर मारा तो उसमें क्या कंपन उत्पन्न होने लगा, और कंपन उत्पन्न होने के कारण वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब भी वो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है तो उसमें क्या होता है, मोटे मोटे तौर पर समझाने का प्रयास करते, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी कोई धारा प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होगा कोई किसी तार से, किसी कुंडली से, उसमें इलेक्ट्रॉन का गति, इलेक्ट्रॉन ही प्रवाह करता है। तो इलेक्ट्रॉन उसमें से जा रहा है, एकदम गतिमान है एकदम। जब एक गतिमान है तो ऐसा थोड़ी ना कि वह सीधा जा ही रहा है, तो अगल बगल में जो भी इसका कोर होता है, कोर से टकराने लगता है। जब उसे टकराएगा तो उसमें क्या होगा, कंपन उत्पन्न हो जाएगा, और कंपन उत्पन्न होगा जब टकराएगा, जब रगड़ाएगा तो उसमें प्रतिरोध थोड़ा सा उत्पन्न होने लगेगा, यानी कि उससे गर्म हो जाएगा, घर्षण उत्पन्न होने लगेगा। जैसे कि आप दोनों हाथ को रगड़ने लगिए, चाहे कुछ भी चीज़ को अपने हाथ में रगड़िए, देखिए हाथ गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जब वह कुंडली है, उसमें कुंडली से जब वह प्रवाहित हो रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, जब उसमें टकराएगा, टकराएगा यानी कि तपर भी भागेगा ना, टकराएगा तो सटते भागता है। जब भी कोई चीज़ देखिएगा, उसको अगर किसी दीवार में रगड़ कर अगर कोई चीज़ लोहा के करिएगा तो उसमें आग फेंकने लगता है, यानी गर्म हो जाता है। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन उससे सतह से जब टकराते हुए जाएगा तो कंपन होने लगेगा, यानी कि उसमें क्या होगा, तार गर्म हो जाएगा। तो सिंपल समझने का प्रयास कीजिए, जब धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित होने पर चालक क्या होता है, एक प्रकार का उसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाता है। मैं एक बार अच्छा से पढ़ने के प्रयास करता हूँ, आप समझने के प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, चालक प्रवाहित होने पर चालक में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है। गतिमान इलेक्ट्रॉन चालक के आयनिक कोर से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन के सतत अभियारण आयनिक कोर ज़्यादा जोर से कंपन करते हैं और चालक गर्म हो जाता है। ये बहुत ईजी है, 1 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक आपके लिए आवश्यक सूचना, अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या रहेगा, 350 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन। साथ में अगर आप चैप्टर वाइज चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम से मिल जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम व्यू से क्वेश्चन रहते हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाता है, आप भी ले सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीका में इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, ठीक ना। ये आपका आवश्यक सूचना था, ये आप सभी स्टूडेंट को बताइए प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है, शंट क्या है, इसका उपयोग समझाए। शंट क्या है, इसका उपयोग समझाए या उपयोग लिखे। देखिए शंट बेसिकली होता क्या, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब भी धारामापी के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं तो इसे शंट कहते हैं। जब हम गैल्वेनोमीटर, जिसको हिंदी में धारामापी बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम लोग हिंदी में धारामापी बोलते हैं, याद रखिएगा धारामापी, याद जरूर रखिएगा धारामापी। तो जब हम गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को उसके साथ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसे शंट कहते हैं। शंट का निर्माण होता है। इसका उपयोग की बात करें तो गैल्वेनोमीटर के कुंडली को जलने से बचाने के लिए हम लोग शंट का उपयोग करते हैं, ठीक ना। गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग शंट का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब भी हम गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में चेंज करेंगे तो उसको चेंज करने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है, तो वह ए मीटर में चेंज हो जाता है, यानी कि शंट का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट था आपके यूजेज ऑफ पॉइंट, यानी कि उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका डिफिनीशन इस प्रकार से है, जब गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो इसे शंट कहते हैं। क्या निम्न प्रतिरोध उसको जोड़ेंगे तो हम शंट कहेंगे। इसका उपयोग इस प्रकार से है, गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने के लिए हम लोग शंट का उपयोग करते हैं, और गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग शंट का उपयोग करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, करा है विघटन नियतांक क्या है। विघटन नियतांक क्या है, देखिए विघटन नियतांक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी पदार्थ का विघटन नियतांक उस समय के बराबर है, यानी कि देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, किसी पदार्थ की विघटन नियतांक जो है उस टाइम, उस समय के बराबर है जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु संख्या घटकर अपनी प्रारंभिक संख्या का 1/e गुना रह जाता है, विघटन नियतांक कहलाता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा फिर से। क्वेश्चन कह रहा है विघटन नियतांक कहता क्या है इसके लिए, कि उसका जो टाइम है ना, विघटन नियतांक उस समय के बराबर है। उस टाइम मतलब काल, उस समय उस टाइम के बराबर है जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु की संख्या
जब भी कोई पदार्थ जो है उसके परमाणु की संख्या एटम नंबर तो एटम संख्या यानी कि परमाणु संख्या घटकर अपनी प्रारंभिक संख्या का जो फर्स्ट में उसका संख्या था प्रारंभिक संख्या का 1/e गुना रह जाता है, उसे विघटन नियतांक बोलते हैं। देखिए इसमें शायद समझने वाला कुछ नहीं, आपको डिफिनीशन याद करना ही पड़ेगा, 2 बार पढ़िए याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर जो क्वेश्चन है चौक कुंडली क्या है। जो भी क्वेश्चन है आपके लिए नया क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में के जी यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चौक कुंडली क्या है, पीडीएफ के लिए नंबर दिया हुआ है। चौक कुंडली क्या है, चौक कुंडली क्या है, एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। तो एसी परिपथ में क्या है, विद्युत ऊर्जा के लॉस किए बिना, लॉस मतलब हानि किए बिना, तो एसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के लॉस किए बिना धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रेरक का उपयोग किया जाता है उसे चौक कुंडली बोलते हैं। समझे कि नहीं, यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा के लॉस किए बिना, हानि किए बिना, विद्युत जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है उसके हानि किए बिना, उसको लॉस किए बिना धारा के नियंत्रित करने के लिए जिस प्रेरक का उपयोग किया जाता है उसे चौक कुंडली बोलते हैं। इससे सटीक डिफिनेशन कहीं नहीं मिलने वाला कि चौक कुंडली क्या है। तो अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा के लॉस किए बिना धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रेरक का उपयोग किया जाता है उसे चौक कुंडली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौक कुंडली कहा जाता है, और इससे सटीक डिफिनेशन कहीं नहीं मिलने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 और जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, अगर 10th का किसी को पीडीएफ चाहिए तो भी मिल जाएगा, किसी को आर्ट्स का भी चाहिए तो भी मिल जाएगा। आपको टोटल इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, बहुत ईजी तरीका, बहुत ईजी डिफिनेशन के साथ। क्वेश्चन है प्रकाश के व्यक्तिकरण का शर्त लिखे। यह क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रकाश के व्यक्तिकरण की आवश्यक शर्त क्या है, कैसे पता करें कि ये व्यक्तिकरण की शर्तें हैं, ये व्यक्तिकरण होने का शर्त बताइए। तो प्रकाश के 2 काला संबंध स्रोत होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है प्रकाश स्रोतों को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दोनों काला संबंध एक दूसरे के काफी करीब होना चाहिए। समझे कि नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे यह क्वेश्चन आपको बता भी रखे हैं, प्रकाश के व्यक्तिकरण होने का आवश्यक शर्त क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रकाश के दोनों काला संबंध स्रोत होना चाहिए, जो प्रकाश के 2 काला संबंध स्रोत होना चाहिए तभी प्रकाश का व्यक्तिकरण लागू होगा। फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है दोनों स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। एक वर्ण मतलब एक सीधा डाइन में होना चाहिए, एक वर्णीय होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट यह है कि दोनों काला संबंध स्रोत एक दूसरे के काफी करीब यानी कि काफी पास में होना चाहिए, काफी करीब में होना चाहिए। यह 3 पॉइंट था जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यह पॉइंट अगर लिखते एग्जाम में आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स कोई नहीं छीनने वाला, याद जरूर रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक आवश्यक सूचना, नोट्स पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। सो पीडीएफ परचेज करता है उसका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाता है। गर्ल्स के लिए गर्ल्स ग्रुप है, बॉयज़ के लिए बॉयज़ ग्रुप है। अपना भी नंबर ऐड करा सकते हैं उसमें, इसके लिए इस नंबर कॉन्टैक्ट करना होगा। ग्रुप में ऐड उसी को किया जाता है जो पीडीएफ परचेज करता है। तो पीडीएफ परचेज करने के लिए आपको नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या क्या करना होता है, ठीक है ना। उसके लिए कुछ पेमेंट करना होता है, आपको पता होगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, मोडुलन क्या है, इसके प्रकार को लिखे। मोडुलन क्या है, इसके प्रकार को लिखे। देखिए मोडुलन बहुत इजी क्वेश्चन है और यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका प्रकार आवृत्ति मोडुलन, काला मोडुलन, आयाम मोडुलन, तीनों में से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। और इसका डिफिनीशन आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सेलेक्टेड लीजिएगा उसमें ये दिए हुए हैं। तो मोडुलन क्या है, इसका प्रकार को लिखिए। देखिए निम्न आवृत्ति वाले संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों पर आरोपित करने की क्रिया को मोडुलन कहते हैं। अगर निम्न आवृत्ति वाला अगर संकेत है, छोटा निम्न आवृत्ति वाला संकेत, और उसको उच्च आवृत्ति वाले संकेत पर आरोपित करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, मोडुलन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, मोडुलन, मॉड्यूलेशन, ठीक ना। बहुत ईजी है कि निम्न आवृत्ति वाले संकेत को उच्च आवृत्ति वाले संकेत पर आरोपित करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, मोडुलन बोलते हैं। जैसे कि निम्न वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं उस पर क्या होता है, उच्च वर्ग वाले लोग क्या उसको शोषण करते हैं,
यानी कि जो गरीब व्यक्ति होता है उस पर धनी व्यक्ति उस पर शोषण करता है, उस पर हक जमाता है, उसी प्रकार से करता है। निम्न आवृत्ति वाले संकेत उच्च आवृत्ति वाले संकेतों पर आरोपित करने की जो क्रिया होता है ना, उसको बोलते हैं मुंडलन बोलते हैं। और मुंडलन बेसिकली 3 प्रकार का होता है, आवृत्ति मुंडलन, काला मुंडलन, आयाम मुंडलन। और यह तीनों का डिफरेंशिएशन आपको बता रखे हैं, उसका वीडियो नहीं देखिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। या पीडीएफ जो परचेज करता है ना, उसको उसमें क्वेश्चन का आंसर के साथ प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप जरूर ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से, वांटहीन धारा क्या है? वांटहीन धारा क्या है? और यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। वांटहीन धारा क्या है, ठीक ना? यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व तथा शुद्ध धारिता है, समझिएगा, शुद्ध प्रेरकत्व तथा शुद्ध धारिता है तथा परिपथ में प्रतिरोध शून्य है। परिपथ में क्या है? प्रतिरोध शून्य है, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगा, किंतु समझिएगा, परंतु परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होगा। क्या होता है? ऊर्जा क्षय नहीं होगा। परिपथ को कहते हैं, परिपथ की इस धारा को वांटहीन धारा कहते हैं। नहीं समझे? फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि वांटहीन धारा क्या है, तो यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व तथा शुद्ध धारिता हो तब क्या होगा, तथा परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो तो। देखिए 3 कंडीशन है। अगर कोई परिपथ है, कोई अल्टरनेटिव करंट है जिसमें क्या है, केवल शुद्ध प्रेरकत्व तथा शुद्ध धारिता तथा परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो तो, इसमें से तीनों होना चाहिए। क्या? शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध प्रतिघात यानी कि शुद्ध धारिता, और क्या होता है? प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस शून्य होना चाहिए। तो परिपथ में क्या होता है? धारा तो प्रवाहित होगी, धारा उसमें जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, धारा तो प्रवाहित होगा, धारा फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, धारा प्रवाहित होती है, परंतु परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होता, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस शून्य है। भाई रेजिस्टेंस है नहीं तो उसमें क्या क्षय होगा? जहां पे रेजिस्टेंस नहीं है वहां पे ऊर्जा का हानि तो हो ही नहीं सकता। जहां पे रेजिस्टेंस होता है, जहां पे प्रतिरोध होता है ना, वहीं पे ऊर्जा का क्षय होता है। इसीलिए अगर हम किसी भी तार में अगर फॉलो करा रहे हैं ना, और उसमें अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसमें बहुत ज्यादा फास्ट करंट प्रवाह होगा। जैसे कि आप सोचते समझे होइएगा, कभी कभी जैसे ग्रीस लगाते हैं, तो ग्रीस लगाते बिना घर्षण के सब छल जाता है, चलता है ना। उसी प्रकार जब वहां पे प्रतिरोध शून्य है, यानी कि उसमें ऊर्जा तो क्षय होना ही नहीं है, उसमें तो घर्षण उत्पन्न नहीं होना है, यानी कि आराम से वो फॉलो कर सकता है। तो क्या होता है? परंतु धारा तो प्रवाहित होगा, किंतु ऊर्जा का लॉस नहीं होगा। अब प्रवाहित इस धारा को ही क्षय नहीं होगा, प्रवाहित यानी कि परिपथ की इस धारा को ही वांटहीन धारा कहते हैं। उसमें यानी कि कोई रुकावट नहीं होता है, बिना रोके टोके जा रहा है, उसको कोई बीच में ब्रेक नहीं है, ना कोई रुकावट है, यानी कि वो जा रहा है, उसमें प्रतिरोध शून्य है, ठीक ना। इसी को वांटहीन धारा कहते हैं। मैं फिर से एक बार पूरा पढ़ने का प्रयास करता हूँ। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व तथा शुद्ध धारिता हो तो, तथा परिपथ जो होता है परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो तो क्या होता है? परिपथ में धारा प्रवाहित तो होती है, परंतु ऊर्जा लॉस, ऊर्जा हानि नहीं होता है। परिपथ की इसी धारा को ही वांटहीन धारा कहते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको 5 नंबर के क्लियर हो जाएगा। और एन एंड गेट के लिए सत्यता सारणी में बूलियन व्यंजक लिखे, और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको एग्जाम अभी से, क्योंकि यह बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और एन एंड गेट, तो और गेट के सत्यता सारणी में बूलियन व्यंजक की बात करें तो बूलियन व्यंजक a + b होता है। आपको समझ में कम आएगा, इसको टू आई, ये बस के लिए और गेट का है। तो एंड गेट की बात करें तो a डॉट b = y होता है, a डॉट b, यानी कि जब प्लस में होगा तो और गेट, और जब यहाँ पे डॉट में होगा तो क्या होता है? एंड गेट। यह बेसिकली बूलियन व्यंजक हुआ। सत्यता सारणी की बात करें, ऐसे यहाँ फिगर भी दिया हुआ है। अभी हम यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इस पर स्पेशल वीडियो हम बनाए हुए हैं, नहीं देखे कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे, जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो और गेट के लिए आपके पास बूलियन व्यंजक यहाँ पे है, एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक यहाँ पे। और गेट का ट्रूथ टेबल जिसको सत्यता सारणी बोलते हैं, जो ट्रूथ टेबल जिसको हम लोग सत्यता सारणी बोलते हैं, एंड गेट के यहाँ पे और गेट का यहाँ पे। देखिए यहाँ इस प्रकार से बनाया जाता है, 3 को आप इसमें यथी बना लीजिए इस प्रकार से, ठीक ना। आपको इस प्रकार से रहेगा, और आपको 0 0 दिया हुआ है, इसे यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे a यहाँ पे y हो गया, ठीक ना।
अब जीरो और 1 दिया जाता है, क्या क्या आ सकता है, 0 1 आ सकता है, या 1 0 आ सकता है, या 0 0 आ सकता है, या क्या आ सकता है 1 1 आ सकता है ना। अब बताइए यहाँ पे प्लस करना है, क्योंकि आपको ए प्लस बी, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, 1 में 0 तो 1, 0 में 0 तो 0, 1 में 1 तो 1, इस प्रकार से होता है, ठीक ना, इस प्रकार से होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1। एक यहीं पे बात फंसता है कि आपको मैथ्स में पढ़ा जाता है 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, या कभी थियोलॉजी में 11 कहते हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स में 1 + 1 1 होता है। ज़रूर याद रखिएगा, ये आपको डेसिमल नंबर जब पढ़ाया जाता है उसमें ही बताया जाता है, चाहे लॉजिक गेट में या पढ़ना है तो इसमें ही बताया जाता है, ठीक है ना, 1 होता है। ये बेसिकली और गेट का हो गया। एंड गेट का क्या होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे इनपुट और आउटपुट रहता है, जिसमें आपको 0 और 1 दिया जाता है, तो क्या क्या प्रेडिक्शन निकल सकता है, उसमें क्या क्या बन सकता है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो जब 0 1 दिया जाए आपको, जैसे 2 सिक्का दिया जाए तो उसको उछालने के लिए कहा जाए तो क्या क्या आ सकता है, हो सकता है वो हेड हेड आ जाए, यानी कि 0 0, हो सकता है 0 1, हो सकता है 1 0, हो सकता है 1 1। इससे ज़्यादा आपको पता है a डॉट बी, यानी कि a में b से गुना करना है, 0 में 0 से गुना 0, 1 में 0 में 1 से गुना तब पर भी 0, 1 में 0 से गुना वो क्या हो जाएगा 0, लेकिन 1 में 1 से गुना 1, यानी कि 0 0 0 1। इस प्रकार से देखिए 0 0 0 1, यह इसके लिए एंड गेट का है। शायद आपको बहुत कम समझ में आया होगा, मुझे पता है, इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो देखना होगा जिसमें आपको और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नंद गेट, नॉर गेट और नंद गेट, इस प्रकार से 5 गेट है इसके लिए। मूल तो 3 ही गेट होता है, लेकिन आपको 5 गेट पढ़ना है, वो पूरा का सततता सारणी, ट्रूथ टेबल, बुलियन व्यंजक, इस प्रकार से फिगर सबको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए एक वीडियो के माध्यम से। और इससे अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको 5 से 10 नंबर कोई नहीं छीनने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर जो क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखे। देखिए स्थिर विद्युत परिरक्षण यह आपको बहुत काम आएगा जब आप कहीं बारिश में जा रहे हैं, या गाड़ी से हो चाहे बस से हो, तो उसमें अगर आप क्या होता है कभी कभी ना लोग उससे गाड़ी से निकल के बाहर जाके कहीं फील्ड में छुप जाते हैं, या कहीं पेड़ के नीचे चले जाते हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, आपको गाड़ी में ही बस में ही रहना है। कोई बिजली गिरने से आप गाड़ी में या बस में रहिएगा तो बच जाइएगा, लेकिन बाहर खुले मैदान में रहिएगा ना तो वहाँ पर हो सकता है आपको लग जाए। तो क्या कहता है, एक निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। क्या कहा, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण बोलते हैं। अब समझिएगा, बिजली गिरने समय बंद कार या बस में बैठे रहना किसी पेड़ के नीचे खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। समझे कि नहीं। देखिए कह रहा है यहाँ पे, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की जो प्रक्रिया उसको स्थिर विद्युत परिरक्षण बोलते हैं। अगर हम परिरक्षण कैसे कर सकते हैं, बिजली गिरते समय अगर बिजली गिर रहा है उस टाइम आप कार या बस में बैठे रहना किसी पेड़ या खुले मैदान में खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षा है। यानी कि कहने का मतलब है आप कार या बस में बैठे रहने से ज़्यादा ना बैठे रहना किसी मैदान में या किसी खुले प्लेस में रहने से ज़्यादा सुरक्षित है। यानी कि वो कार या बस में रहने के लिए बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है किसी भी बंद चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगर कार बस है तो उसका खिड़की बंद है तो बेसिकली बंद है ना, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र यानी कि उसके अंदर बिजली भी गिरता है ना तो उसके अंदर प्रभावित नहीं होगा, उसके ऊपर से ही आपको वह धरती के माध्यम से नीचे चला जाएगा, यानी कि उसके भीतर जो आप बैठे हो उसका आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कहा था स्थिर विद्युत परिरक्षण। ऐसे ये क्वेश्चन पहले भी बता रखे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आवश्यक सूचना आपके सामने इस प्रकार से है कि आपको पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपका ग्रुप में नंबर ऐड हो जाएगा, वहाँ पे गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग चलता है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक ना, 91 17 82 30 62। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताएं। तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला 2 कारक क्या है उसको लिखना है। तो 2 कारक क्या, आपको 3 कारक लिखते हैं, प्लेट के क्षेत्रफल पर, प्लेट के बीच दूरी पर, प्लेटों की प्रकृति पर, ये तीनों पर निर्भर कर सकता है यहाँ पे धारिता। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन हो सकते हैं, तो प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच दूरी पर हो सकता है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर हो सकता है,
ये सब 3 को पॉइंट है, लेकिन आपको 2 पॉइंट कम से कम लिखना ही पड़ता है। 3 पॉइंट इसलिए दिए हैं कि आप 1 पॉइंट छोड़ भी सकते हैं, अगर 1 पॉइंट याद नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए भैया, टेलीग्राम प्लीज़। 16 के बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा प्रत्यावर्ती धारा, क्या प्रत्यावर्ती धारा को तत्कालीन मान क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को तत्कालीन मान क्या है? तो अल्टरनेटिव करंट में जो तत्कालीन मान है उसको क्या बोलते हैं, कैसे उसका डिफिनेशन कर सकते हैं? तब प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालीन मान वह धारा है, प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालीन मान वह धारा है, वह करंट है जिसके मान एवं दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलता है। क्या समय के साथ आवर्त रूप से बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालीन मान कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालीन मान क्या कहता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालीन मान वह धारा है जिससे का मान जो होता है, जिसका मान जो है वो मान और दिशा, मान एवं दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालीन मान कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने इस प्रकार से आया, ये देख लीजिएगा। चलिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्यफलन क्या है? कार्यफलन क्या होता है? देखिए किसी दिए हुए धातु तल के किसी इलेक्ट्रॉन को विमुक्त करने के लिए फोटोन को न्यूनतम ऊर्जा को ही धातु का कार्यफलन कहते हैं। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। कह रहा है किसी दिए हुए धातु तल से किसी इलेक्ट्रोड को विमुक्त करने के लिए फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा को ही, देखिए कोई धातु तल है, इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को विमुक्त कर रहे हैं, और जो भी उसके फोटोन के द्वारा जो न्यूनतम ऊर्जा इसमें लग रहा है ना, लॉस हो रहा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? धातु का कार्यफलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु का कार्यफलन बोलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी दिए हुए धातु तल के किसी इलेक्ट्रॉन को विमुक्त करने के लिए फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा को ही धातु का कार्यफलन कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कर रहा है, प्रतिरोध क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है? देखिए किसी प्रतिरोध, बहुत इजी क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत धारा के गमन में क्या होता है? विरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसमें जो विरोध उत्पन्न करता है, उसमें रुकावट उत्पन्न करता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत गमन में विरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका गुण की बात करें, इसका कारण की बात करें तो पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थों के तापकन पर निर्भर करता है, पदार्थ के या अन्य भौतिक राशि जो होता है उस पर भी निर्भर करता है। यह जरूर याद रखिएगा, इसका कारक हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार कांटेक्ट कर लीजिए प्लीज़, जरूर आप लोग के लिए लाए हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन कोर्स के लिए। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान जिस राशि से प्राप्त होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी स्थान पर एनी स्थान, ठीक ना, कोई भी स्थान होना चाहिए, वहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान जिस राशि के माध्यम से, जिस राशि से प्राप्त होता है, उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहा जाता है। और यह क्वेश्चन का डिफिनीशन भले आपको लगेगा कि ऑकवर्ड है, लेकिन बहुत अच्छा डिफिनीशन है, शायद ऐसा डिफिनीशन कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान जिस राशि के माध्यम से आपको प्राप्त होता है, उसे उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहा जाता है। इसका तत्व कौन कौन है? दिक्ताप कोण, नति कोण, क्षैतिज क्षेत्र। यह 3 इसका पॉइंट है जो आपको पृथ्वी के चुंबकीय तत्व का पॉइंट है। तो ये आपको लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से मॉडल सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रखे हैं। ये इसका पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू। कम टाइम में 400 प्लस करना चाहते हैं तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th पीडीएफ, क्यूज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।